रहीम क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम फ्लूइड की मोशन को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने दो अहम इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन किस तरह से हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। इसका पहला जो हमने इसकी पहली जो एप्लीकेशन देखी थी वो टॉरिसलिस थ्योरम थी। अकॉर्डिंग टू टॉरिसलिस थ्योरम की फ्लक्स की स्पीड जो होती है किसी भी वाटर टैंक में से निकलने वाले पानी की धार जो है जिसको इफ्लक्स बोला जाता है, उसकी स्पीड जो है उस वाटर टैंक की हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। वो जो सुराख है, वो जो इफ्लक्स है, उससे लेकर उसके अपर एंड तक जो हाइट बन रही थी उनके दरमियान में जितना डिफरेंस आ रहा था, स्पीड जो है वो उसी हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही थी। उसके बाद हमने एक बहुत अहम रिलेशन प्रूव किया जिसमें हमने ये देखा कि अगर किसी जगह पे फ्लूइड जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ जा रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड अगर हमारे पास हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास स्पीड में और प्रेशर में कौन सा रिलेशन बनता है, इन्वर्स रिलेशन बनता है कि अगर किसी जगह पे स्पीड इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या कम हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। इस प्रिंसिपल को लेके हम चलेंगे कि जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर किस तरह से डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन की। अगर हमारे पास एक इतना मैसिव एरोप्लेन है तो वो किस तरह से मूव करता हुआ ऊपर जाता है। एयर जो है हमारे पास वो फ्लूइड है, अब एरोप्लेन जो है वो उसी फ्लूइड में मूव करता हुआ जा रहा होता है। तो अब जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनकी एरोडायनामिक्स इस तरह से तरतीब दी जाती है, इस तरह से बनाई जाती है कि वो एयर को डिफ्लेक्ट करता है और एयर को उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास जो विंग है उसको लिफ्ट मिलती है नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम इसी चीज़ को समझेंगे कि एरोप्लेन को जो लिफ्ट मिलती है, एरोप्लेन के विंग्स को जो लिफ्ट मिलती है वो किस तरह से मिलती है। सबसे पहले हम इसकी एरोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं कि एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनकी एरोडायनामिक्स किस तरह से बनाई जाती है। उनकी एरोडायनामिक्स जो है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से बनाई जाती है। अब क्या होता है, हमें पता है कि अब जो विंग्स हैं जब ये फ्लूइड में मूव करेंगे, फ्लूइड से मुराद एयर है, तो ये क्या करेंगे, एयर को पास करेंगे। एयर की स्ट्रीम लाइंस जो है इसके ऊपर से भी गुजर के जाएंगी और इसके नीचे से भी गुजर के जाएंगी। और हमें पता है कि जहाँ पे हमने ये शो करना हो कि वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइंस को एक दूसरे के करीब बनाते हैं और यहाँ से भी स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो पास होंगी। स्ट्रीम लाइन किसकी पास होंगी, एयर की स्ट्रीम लाइंस जो है यहाँ से पास होंगी। अगर हम बात करें इस पॉइंट तक पहुँचने की तो हम कहते हैं कि जो ऊपर अब वो स्ट्रीम लाइंस जो इस विंग के ऊपर वाले हिस्से को क्रॉस करके आ रही हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं और ये स्ट्रीम लाइन जो इसके प्लेन हिस्से को पास करके जा रही हैं वो कम डिस्टेंस कवर करती हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने की अगर हम बात करें तो जो एयर इस विंग की निचली सरफेस से गुजरेगी वो यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगी, वो एयर जो इस विंग की ऊपर वाली सरफेस से गुजरेगी वो भी जल्दी पहुंचेगी, उसी टाइम में ही पहुंचेगी। लेट्स सपोज अगर ये हवा जो है ये 5 सेकंड में पास कर रही है तो ऊपर से जो एयर की स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं वो भी 5 सेकंड में पहुंचेंगी, बट वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करके पहुंचेंगी। इसका मतलब है एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया तो उनकी स्पीड ज़्यादा थी, वो जल्दी पहुंच गई, उनके पास स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि दोनों ने इक्वल टाइम में इस पॉइंट पे पहुंचना है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू क्या होता है, d/t। अगर हम बात करें स्पीड की तो वहाँ पे v क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम देखते हैं कि वो स्ट्रीम लाइंस जो इस विंग के अपर पार्ट को क्रॉस कर रही हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी हाई होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है,
लो हो जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम जहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, लो होगी। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब क्या हो गया, प्रेशर का डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ पे प्रेशर लो हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर में चेंज आ गया है, जिसको हम कह सकते हैं P1 माइनस P2, के ऊपर प्रेशर कुछ और है, नीचे प्रेशर कुछ और है। तो प्रेशर के इस डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन के इस विंग पे फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स ऑफ लिफ्ट जो है वो एक्ट करेगी, जो कि इस विंग को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक जहाज़ जो है वो रनवे पे दौड़ रहा होता है तो उसके जो विंग्स हैं उनकी एरोडायनामिक्स कुछ इस तरह से तरतीब दी जाती है, उसके एरोडायनामिक्स कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि वो एयर को इस तरह से डिफ्लेक्ट करती है कि जो उसका एयर जो है वो उसके अपर पार्ट से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और लोअर पार्ट से कम डिस्टेंस कवर करती है। वेलोसिटी का चेंज आता है, वेलोसिटी का चेंज आने की वजह से प्रेशर का चेंज आता है, तो प्रेशर के चेंज आने की वजह से फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है। तो इस तरह से हमारा जो इतना मैसिव एरोप्लेन है उसको लिफ्ट मिलती है, जो कि उसको ऊपर ले जाती है। ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से बर्नौलीज़ इक्वेशन हमारी डेली लाइफ पे यूज़ हो रही है। अब हम इसका दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बॉल है, वो क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है, अगर वो मूव करती हुई जा रही है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर वो डिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पे किस तरह से बर्नौलीज़ इक्वेशन इम्प्लीमेंट हो रही होती है, इसको हम दो तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। कि अगर हमारे पास कोई बॉल है, ये हमारे पास कोई बॉल है, क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है कि जब कोई बॉल मूव करती हुई आगे जाती है तो ना सिर्फ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही होती है, बल्कि साथ में वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रही होती है। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहती हूँ कि बॉल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब बॉल जो है अगर वो मूव करती हुई जा रही है, एयर में से गुजर रही है, तो हम पढ़ चुके हैं कि एयर भी हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। अब हम देखते हैं कि एयर उसको किस तरह से पास करती है। अगर एयर जो है वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से है और यहाँ पे हम देखें तो इधर से भी एयर उसको किस तरह पास करेगी, इस तरह। तो अब हम देखें कि अगर बॉल जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे बॉल की मोशन इस तरफ है। बट अगर हम बात करें तो एयर की जो डायरेक्शन है, एयर की जो स्ट्रीम लाइन है, उनकी डायरेक्शन इस तरफ है और बॉल की अपनी मोशन जो है इस तरफ है। अब ये दोनों मोशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ड्यू टू दिस रीज़न क्या होगा, यहाँ पे जो एयर मूव करती हुई जा रही है उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब जो बॉल मूव करती हुई जा रही है उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि बॉल की डायरेक्शन भी इस तरफ है और जो स्ट्रीम लाइंस हैं हमारी एयर की, उनकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। ड्यू टू दिस रीज़न के बॉल की मोशन और स्ट्रीम लाइन की मोशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो बॉल जो है यहाँ से ईजिली मूव करेगी। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बॉल की हाई हो जाएगी। हमें पता है जब स्पीड हाई होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बॉल मूव करती हुई जा रही है, ऊपर प्रेशर हाई हो गया है, नीचे प्रेशर लो हो गया है, प्रेशर का डिफरेंस आ गया। ड्यू टू दिस रीज़न इस पर फोर्स एक्ट करेगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो जो बॉल हमारी पहले सीधी मूव करती हुई जा रही थी वो अब अपने पास से डिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि जब एक बॉल मूव करती हुई जा रही होती है, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, टेनिस की बॉल हो या फुटबॉल हो, तो उसमें कर्वेचर किस वजह से आता है कि बॉल की रोटेशन जो है वो एक साइड पे स्ट्रीम लाइन की मोशन को सपोर्ट कर रही होती है और बॉल की मोशन जो है दूसरी साइड पे स्ट्रीम लाइन की मोशन को अपोज कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, उस बॉल पे फोर्स एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड से लो अपवर्ड से डाउनवर्ड होगी या डाउनवर्ड से क्या होगी, अपवर्ड होगी। इसको हम एक और तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो बॉल होती है अगर उसकी दो सरफेसेस हों, लेट्स सपोज ये सरफेस जो है वो रफ़ है और ये सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है। अब हमें पता है कि जो सरफेस स्मूथ होगी वहाँ से एयर जो है वो इजीली पास कर लेगी, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी,
हाई हो जाएगी। स्पीड हाई होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वो सरफेस जो रफ़ होगी वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बॉल की वहाँ पे एयर की स्पीड जो है या फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अब जो फोर्स बॉल पे एक्ट करेगी वो क्या होगी, अपवर्ड से उसको डाउनवर्ड में लेके आएगी। मतलब बॉल जो है पहले अगर वो सीधी मूव करती हुई जा रही थी तो अब वो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। आप इसको दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बॉल जो है वो अपनी एक्सिस की रोटेट करती है, उसकी मोशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये देखना चाहें कि अगर बॉल की एक सरफेस रफ हो दूसरी सरफेस स्मूथ हो तो उस पर किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेंचुरी रिलेशन जो है वो भी बर्नौलीज इक्वेशन की एक अहम एप्लीकेशन है। इसको हम देखते हैं कि वेंचुरी रिलेशन क्या होता है। वेंचुरी रिलेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा रिलेशन है जिसकी मदद से अगर कोई फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा हो तो हम उसकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। स्पीड को किस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर हमें प्रेशर का डिफरेंस पता चल गया तो उसकी मदद से हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। वेंचुरी रिलेशन को निकालने के लिए, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमें किसको यूज़ करना पड़ेगा, हमें बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वहाँ से हम वेंचुरी रिलेशन निकालेंगे और हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर कोई फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है तो उसकी स्पीड को किस तरह से फाइंड करना है, कि प्रेशर में डिफरेंस होगा तो वहाँ से स्पीड को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, हम इस रिलेशन तक पहुँचेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जिसमें इस रिलेशन को यूज़ किया जाता है उसको हम वेंचुरीमीटर कहते हैं। वेंचुरीमीटर क्या होता है कि हमारे पास एक वेंचुरी डक्ट होती है जिसका ये वाला एरिया जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, स्मॉलर एरिया होता है और इसका ये वाला एरिया भी ज़्यादा होता है, ये एरिया भी ज़्यादा होता है। जब फ्लूइड मूव करता है तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं। एरिया जब शॉर्ट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। हमें पता है जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमारे पास वेंचुरीमीटर है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड की स्पीड को मेजर करते हैं। किसकी मदद से, कि प्रेशर में जितना डिफरेंस आ रहा है उसको यूज़ करके हम फ्लूइड की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम बर्नौलीज इक्वेशन को लिखेंगे और हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, वेंचुरी रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो 2 पॉइंट के लिए लिखी जाती है। अब जहाँ पे कौन कौन से 2 पॉइंट्स होंगे, ये वाला पॉइंट ए होगा या इसको 1 कह सकते हैं। इस एरिया को हम देखेंगे और यहाँ पे हम प्रेशर देखेंगे और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे और इसी एरिया में जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसी की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे। दूसरा एरिया हमने ये वाला कंसिडर करना है जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉलर एरिया है। क्या होगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो पाइप है इसका ग्राउंड से लेवल जो है वो सेम होगा तो हम हाइट को कह सकते हैं कि H1 जो है वो H2 की इक्वल है और ये सारी की सारी जो है वो H के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास ये पैरामीटर और ये पैरामीटर इनको हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हाइट का पैरामीटर दोनों एरियाज़ के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया का वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स। किसी जगह पे अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इम्प्लीमेंट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और एरिया अगर ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर एरिया कम होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि इस जगह पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड जो है वो इतनी कम होगी कि हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं, किसके मुकाबले में, V2 के मुकाबले में। तो
इस पॉइंट पे फ्लूइड की जो स्पीड है v1 उसको हम 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो हम कहते हैं कि इसके मुकाबले में इस एरिया के अंदर से जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी स्पीड के मुकाबले में इस एरिया से जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी स्पीड इतनी कम है कि उसको हम 0 पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे v1 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में v1 की वैल्यू को हम क्या पुट करने जा रहे हैं, v1 की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, p1 प्लस हाफ रो v1 की जगह पे 0 प्लस p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, p1 माइनस p2 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो रिलेशन आया है इसको हम नाम देंगे वेंचुरी रिलेशन का। और ये रिलेशन हमें क्या बताता है, जिस तरह के मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये रिलेशन बताएगा कि हमने अगर कोई फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को देखना है। अगर हमने उसकी वेलोसिटी को हम किस फार्मूला से फाइंड करेंगे, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू रो v2 स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है कि जो फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है तो हम उसकी डेंसिटी कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है तो हम वाटर की डेंसिटी कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ से कोई और फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है तो हम उसकी डेंसिटी को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, असल में जो फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है हमने उसकी स्पीड को फाइंड करना है। अब आप देखें, स्पीड को फाइंड करने के लिए ये क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो हम इस वेंचुरी डक्ट के थ्रू प्रेशर का डिफरेंस किस तरह से मेजर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, मरकरी रखा हुआ है और यहाँ पे ये कोई लेवल है। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो मरकरी है उसका लेवल चेंज होगा। तो अगर हमें इनके दरमियान में हाइट का डिफरेंस देखना चाहें तो ये हमारे पास हाइट का डिफरेंस आएगा। इस हाइट के डिफरेंस की मदद से हम यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और जहाँ पे हम पुट करेंगे और डेंसिटी की वैल्यू हमें पता होगी कि हम कौन सा फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम v फाइंड कर सकते हैं। v क्या है, स्पीड है। किस चीज़ की स्पीड है, फ्लूइड की स्पीड है जो कि मूव करता हुआ जा रहा है। हमने वेंचुरी रिलेशन को डिराइव कर लिया कि क्या होता है, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। कि हम किसी भी फ्लूइड की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें वहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस पता हो और उस फ्लूइड की डेंसिटी पता हो तो हम वहाँ से गुजरने वाले फ्लूइड की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। और वेंचुरी मीटर क्या होता है कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें इस रिलेशन को यूज़ किया जाए, वेंचुरी रिलेशन को, उसको क्या बोला जाता है, वेंचुरी मीटर बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ हुई है, इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन यूज़ हुई है और उसका ये एप्लीकेशन है जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम उसी इक्वेशन को यूज़ करें, इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करें और आप हाइट की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेंचुरी मीटर है उसकी ग्राउंड से हाइट जो है वो सेम है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने v1 की वैल्यू को 0 पुट किया। v1 की वैल्यू को क्यों 0 पुट किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जिस जगह पे एरिया ज़्यादा होता है उस जगह पे वेलोसिटी कम होती है। तो वेलोसिटी इतनी कम है कि हम यहाँ पे इसको v1 को 0 पुट कर सकते हैं, तो हम इस रिलेशन तक पहुँच जाते हैं। ये क्या था, हमारे पास एप्लीकेशन थी किसकी, बर्नौलीज़ इक्वेशन की। हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था टॉरिसलीज़ थ्योरम क्या होता है। टॉरिसलीज़ थ्योरम में हम इफ्लक्स की स्पीड को देखते थे कि इफ्लक्स की स्पीड किस तरह से हाइट पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा कि अगर किसी जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस जगह पे वेलोसिटी कम होती है। और उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने ये देखा कि किस तरह से जो एरोप्लेन है उसके विंग को लिफ्ट किस तरह से मिलती है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास कोई टेनिस की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, अगर वो मूव करती है तो वो सीधी मूव करते हुए आगे जाकर डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, उसमें स्विंग क्यों प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद हमने लास्ट वन इसका एप्लीकेशन देखा जो कि क्या था, वेंचुरी रिलेशन को डिराइव करना। बच्चों ये था हमारा आज का आर्टिकल। होप सो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी।